गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजकुमारी चतुर्वेदी आज आपको हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार समझाऊंगी। बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो आज हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो आज हम समझेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। बच्चों, जो वर्णों का समूह है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों ये चित्र दिया हुआ है, उदाहरण देखेंगे। जैसे ये चित्र दिए हुए हैं, इसमें क्या लिखा है? घर, कमल, सड़क। ये चित्र दिए हुए हैं हमें। और वर्णों में ये जो वर्ण दिए हुए हैं, वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। जैसे घ जमा र, घ जमा रा वर्णों को मिलाया तो क्या बन गया? घर। तो वर्णों को मिलाकर शब्दों की क्या की गई है? रचना की गई है। घर, कमल, सड़क ऐसे शब्द हैं जिनके निश्चित अर्थ निकलते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं इन शब्दों का, तो कोई ना कोई इनका अर्थ जरूर निकलता है। इनका अर्थ निकलता है। ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करेंगे और जब इसका अर्थ निकलता है, जब हम उच्चारण करते हैं इन शब्दों का, जब इनका अर्थ निकलता है, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, घर, घ जमा र से वर्णों से मिलकर हमारा क्या बना है? घर शब्द बना है। यदि घर के वर्णों को घ जमा र ये वर्ण दिए हुए, इनके वर्णों का क्रम बदल दें हम। क्रम कैसे बदलेंगे हम? र जमा घ, ये क्रम हमने बदल दिया। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो रग, रग शब्द हो गया। इस प्रकार ये शब्द हमारा क्या कहलाएगा? निरर्थक शब्द कहलाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है बच्चों? 4 भागों में किया गया है। हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण हम कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। या तो ये कह सकते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। तो ये हमारा क्या है? शब्दों का वर्गीकरण है, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। पहला हमारा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। बच्चों, ये शब्दों का वर्गीकरण है, जिसको हमने क्या किया है? 4 भागों में बांटा है। जिसको हमने क्या किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। कौन से 4 भाग हैं हमारे? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर।
इन शब्दों को हमने इन 4 भागों में विभाजित किया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर अब हम जानेंगे और समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति किसे कहते हैं, उत्पत्ति क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उत्पत्ति किसे कहते हैं? उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। बच्चों अब हम इसके बारे में जाने। बच्चों अब हम उत्पत्ति के आधार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार को हम क्या कहते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना। बच्चों, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की क्या मानी जाती है? जननी माना जाता है। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, तो कुछ संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित रूप हैं। कुछ शब्द भारतीय तथा विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर हमने 5 भागों में विभाजित किया है या किया जा सकता है। किसके आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो बच्चों, पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी और 5वां है संकर शब्द। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर हमने क्या किया है? शब्दों को 5 भागों में बांटा है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये 5 हमारे क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने बांटा है। बच्चों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसका हम विस्तार पूर्वक हम इसको जानेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द अर्थात बच्चों तत्सम 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम शब्द किससे बना है? तत् जमा सम, 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके समान। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है? उनके समान। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, मयूर, कर्म आदि। सूर्य, अग्नि, मयूर, कर्म आदि, ये शब्द हमारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, जो कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं। जो का त्यों हम ऐसा ही प्रयोग हम किस में करेंगे? इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं तद्भव शब्द बच्चों? संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए
बदले हुए यानी कि परिवर्तित रूप में, बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव, तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। भाषा के विकास के साथ इनके शब्दों का रूप बदल गया है। बच्चों, भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप क्या हुआ है? बदल गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इनका रूप कालांतर में परिवर्तन हो गया है, जैसे सूरज, आग, मोर, काम आदि। सूरज, आग, मोर, काम आदि ये हमारे क्या हैं? तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से हिंदी में आए हैं। इनका बदला हुआ रूप आया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द देश में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। बच्चों, देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब होता है बच्चों देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों? देशज शब्द की उत्पत्ति देश जमा ज से हुई है। देशज शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देश जमा ज से हुई है। देश जमा जा के योग से हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, या जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। देशज का अर्थ क्या होता है? देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित है, जिसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं बच्चों। जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आए हैं। वे कहाँ से आए हैं? क्षेत्रीय स्थानीय ग्रामीण प्रभाव से हिंदी में आए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देसी शब्द कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। देसी शब्दों को देशज शब्द भी कहते हैं। देसी शब्द को हम देशज शब्द भी कहते हैं या देसी शब्द भी कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। देसी शब्द किसे कहते हैं? जैसे लोटा, धोती, थैला, डिबिया, पगड़ी आदि। बच्चों, ये जो शब्द दिए हुए हैं लोटा, धोती, थैला, डिबिया, पगड़ी, ये हमारे क्या है? देसी शब्द हैं, देशज शब्द हैं जो कहाँ से आए हैं? भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? देसी शब्द या देशज शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम विदेशी शब्द के बारे में जानेंगे। विदेशी शब्द किसे कहते हैं या विदेशज शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी परिभाषा है बच्चों, जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द
संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द या विदेशी शब्द। बच्चों, विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश जमा जा शब्द के योग से हुई है। विदेशज शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? विदेश जमा जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा, जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, विदेशी शब्द को हम विदेशज आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द बच्चों हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विदेशी भाषा के आने के कारण इन्हें हम आगत शब्द कहते हैं, इसलिए हम इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, किंतु परस्पर संपर्क के कारण यह हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। बच्चों, भारत में समय समय पर पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी लोग आए हैं। इनके संपर्क में आने से हमने अनेक विदेशी शब्दों को अपनाया है। अब ये शब्द हमारी भाषा का अंग बन गए हैं। बच्चों, अब ये शब्द हमारी भाषा का क्या बन गए हैं? अंग बन गए हैं, जिसे हम विदेशी या विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द है हमारे स्कूल, टीचर, ट्रेन, मोबाइल आदि, ये हमारे अंग्रेजी शब्द हैं। अरबी शब्द है हमारे किताब, किराया, हमला, कुर्सी आदि। फारसी शब्द है हमारा। फारसी शब्द किसे कहते हैं? किनारा, आराम, जानवर, दुकान आदि। तुर्की शब्द है तोप, चाकू, बेगम, कुली आदि। पुर्तगाली शब्द है हमारे साबुन, संतरा, आलू, चाबी आदि। बच्चों, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द हमारे कौन कौन से बच्चों? स्कूल,
किराया, आराम, चाकू, संतरा आदि ये हमारे विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। बच्चों, अब हम संकर शब्द के बारे में जानेंगे। संकर शब्द किसे कहते हैं? अभी हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज, विदेशी शब्द के बारे में जाना। अब हम संकर शब्द के बारे में जानेंगे। संकर शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है बच्चों, ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। बच्चों, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण है हमारा रेल गाड़ी। उदाहरण है हमारा रेल गाड़ी। रेल हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। बच्चों, ये ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ये अलग अलग भाषाएं हैं हमारी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। लाठी चार्ज। लाठी हमारा हिंदी शब्द है और चार्ज हमारा अंग्रेजी शब्द है। दो अलग अलग भाषाओं के योग से हमारा क्या बना है? संकर शब्द बना है। वर्ष गांठ। वर्ष हमारा संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है। गांठ हमारा क्या है? हिंदी शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से क्या बना है? संकर शब्द बना है। नेक चलन। नेक चलन, नेक हमारा हिंदी शब्द है और चलन हमारा फारसी शब्द है। नेक चलन। नेक हमारा क्या है? हिंदी शब्द और चलन हमारा फारसी शब्द। बच्चों, वे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से हुआ है, जिन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जिनका निर्माण किससे हुआ है? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुआ है, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं बच्चों। संकर शब्द हमारे विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को जाना है। अब हम रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को जानेंगे। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चों? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन 3 भागों में हमने रचना के आधार पर शब्दों को विभाजित किया है। अब हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। रूढ़ शब्द की परिभाषा है, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो तथा उनके खंडों का
कोई अर्थ ना निकले वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बच्चों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ हो तथा उनके खंडों का, जब हम उनके खंड करें या उनके टुकड़े करें या उनको अलग करें तो उनका कोई अर्थ ना निकले। जब उनका कोई अर्थ ना निकलता है तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है हमारा घर, मेज, हाथ, समय, रात आदि। बच्चों, ऐसे शब्द जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, जिनका अर्थ परंपरा से या बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, यदि उन्हें हम विखंडित करें, विखंडित मीन्स अलग अलग करें, तो उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब बच्चों हम इन शब्दों को जब हम अलग अलग करें, इनके हम अलग अलग खंड करें, तो जब हम इनके अलग अलग खंड करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। घ और रा को जब हम घर शब्द को हम अलग अलग करें, घ और रा को हमने अलग किया तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? घ और रा, घ का अर्थ निकल रहा है? नहीं। रा का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर या जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने रूढ़ शब्द के बारे में जाना, अब हम यौगिक शब्द के बारे में जानेंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द बच्चों किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, ये दो हमारे शब्द हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। प्रति मीन्स प्रत्येक और दिन का मतलब होता है दिवस। बच्चों, जब हमने प्रतिदिन शब्द को अलग अलग किया तो प्रति और दिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। बच्चों, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जाता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर तथा संधि और समास द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं योगरूढ़ शब्द की। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं,
उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द बच्चों किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 जमा आनन, दशानन। 10 मुख वाला अर्थात रावण। दशानन किसे कहा गया बच्चों? जिसके 10 मुख होते हैं, और 10 मुख किसके थे? रावण के थे। तो बच्चों ये जो शब्द है ये अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। किसे प्रकट कर रहा है? ये विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। या अर्थात हम ये कह सकते हैं, जब यौगिक शब्द समान अर्थ ना देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों अब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है या कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी शब्द में बांटा है। अब हम बात करते हैं विकारी शब्द की। विकारी शब्द किसे कहते हैं? बच्चों विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। विकारी शब्द हमारे कैसे होते हैं? हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन संभव हो। क्या संभव हो? परिवर्तन संभव हो, या जिनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके। जिनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये हमारे 4 विकारी शब्द हैं। बच्चों जब तक हम
शब्दों में परिवर्तन नहीं देखेंगे, जब तक हम शब्दों में परिवर्तन नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि विकारी शब्द परिवर्तनशील होते हैं। कैसे पता चलेगा कि विकारी शब्द क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, इनमें कोई बदलाव आता है। तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है बच्चों, जैसे विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये हमारे 4 विकारी शब्द हैं। लड़का हमारा संज्ञा शब्द है। लड़का हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। लड़का शब्द का परिवर्तित रूप क्या होगा, लड़की, लड़के, लड़कियां। जब हम लिंग वचन के कारण शब्द में परिवर्तन लाते हैं तो उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। लिंग वचन के कारण क्या होता है, उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, जिन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। मैं हमारा सर्वनाम शब्द है। इसका परिवर्तित रूप है मेरा, मेरी, मैंने, मुझे। लिखना हमारा क्रिया शब्द है। इसका परिवर्तित रूप है लिखता है, लिखा, लिखेगी। ऊंचा हमारा विशेषण शब्द है। इसका परिवर्तित रूप है ऊंची, ऊंचे और ऊंचाई। ये हमारे क्या है, विकारी शब्द के परिवर्तित रूप हैं। जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द के बारे में। अभी हमने विकारी शब्द के बारे में जाना, अब हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन संभव ना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। बच्चों, अविकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 हमारे क्या है, अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द हैं हमारे धीरे धीरे, जोर से, आज, कल, शीघ्र आदि। संबंध बोधक शब्द है साथ, सामने, बिना आदि। समुच्चय बोधक शब्द है हमारे और, तथा, परंतु, लेकिन आदि। विस्मय आदि बोधक शब्द है हमारे है, अरे, हाय, छी आदि। बच्चों, धीरे धीरे, सामने, और, है, अरे, ये जो शब्द हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब बच्चों हम इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे
तो लिंग और वचन के कारण इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता है? लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। बच्चों, अभी हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को जाना। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब बात करते हैं बच्चों सार्थक शब्द की। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, सार्थक का मतलब होता है अर्थवान। सार्थक का मतलब होता है अर्थवान। बच्चों, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, सार्थक शब्दों के निम्नलिखित उपभेद हैं। सार्थक शब्द के निम्नलिखित 5 उपभेद हैं। 5 उपभेद हमारे कौन कौन से हैं? पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है विलोम और 5वां है श्रुति सम भिन्नार्थक। सार्थक शब्दों के बच्चों 5 उपभेद होते हैं। 5 उपभेद कौन कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक। सार्थक शब्द के 5 ये हमारे उपभेद हैं। बच्चों, अब हम सार्थक शब्द के 5 उपभेद को समझेंगे, जिसमें है पहला एकार्थी शब्द। पहला है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। सामान्यतः पारिभाषिक या तकनीकी शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। बच्चों, सामान्यतः पारिभाषिक या तकनीकी मीन्स टेक्नोलॉजी शब्द जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। मंत्री, साहित्य, राष्ट्रपति, दुकान, फिल्म, राजपाल, गणित, संगीत, रेडियो आदि। बच्चों, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? एकार्थी शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं।
अब हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, अभी हमने जाना था एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी, अनेक का मतलब है जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। जिन शब्दों के एक से अधिक शब्द निकलते हो या शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर, अंबर को हम आकाश और कपड़ा भी कहते हैं। फल, फल का मतलब परिणाम और वृक्ष का फल भी कहा जाता है। फल को हम क्या कहते हैं? परिणाम या वृक्ष का फल भी कहते हैं। काल, काल का अर्थ होता है समय या मृत्यु। बच्चों, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ये हमारे शब्द हैं अंबर, फल, काल। तो इन शब्दों के हमारे क्या निकल रहे हैं? एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, जिन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द को बच्चों पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द की परिभाषा देखेंगे। समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द में अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। अर्थ की दृष्टि से इन शब्दों में क्या होता है? सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं? नभ, गगन, अंबर। मनुष्य, मनुष्य को हम क्या कहते हैं? मानव, मनुज, इंसान आदि। शरीर को हम क्या कहते हैं? तन, काया, बदन आदि। बच्चों, हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने के लिए एक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द अनेक शब्द होते हैं। हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम विलोम शब्द के बारे में समझेंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, हानि, दिन, रात, एक, अनेक, आदि, अंत। बच्चों, विलोम शब्द या विपरीत शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं। विलोम शब्द या विपरीत शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं। बच्चों, विपरीत अर्थ हमेशा जोड़ों में
होते हैं। विपरीत शब्द हमेशा या विलोम शब्द हमेशा हमारे जोड़ों में होते हैं, जिन्हें हम विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न हो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बच्चों किसे कहते हैं? जो शब्द सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्न हो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क्रम, सिलसिला, कर्म मतलब काम। बच्चों ये जो शब्द हैं सुनने में क्या हो रहे हैं? एक समान लग रहे हैं, पर इनके अर्थ क्या हो रहे हैं? भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। जैसे पता का मतलब होता है ठिकाना, पत्ता, पत्र, नीर, जल, नीड़, घोंसला। बच्चों हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तथा पढ़ने में समान या एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न और अलग होते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों इनकी पहचान सही उच्चारण, वर्तनी और सही स्थान पर प्रयोग द्वारा ही की जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक किसे कहते हैं? जो सुनने में समान होते हैं पर उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों अभी हमने सार्थक शब्द के बारे में जाना कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और उसके उपभेद के बारे में जाना और समझा। अब हम निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? बच्चों निरर्थक शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप चाय वाय लेंगे, मुझे रोटी वोटी दे दो, चलो कुछ गाना वाना हो जाए, कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए। बच्चों वाय, बोटी, वाना, वास्ता ये हमारे क्या है? निरर्थक शब्द हैं। बच्चों व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। व्याकरण में सार्थक शब्द जैसे चाय, रोटी, गाना, नाश्ता ये हमारे क्या है? सार्थक शब्द हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी निरार्थक शब्द हमारे क्या है? वाय, वोटी, वाना, वास्ता ये हमारे क्या है? निरार्थक शब्द है। परंतु कभी कभी निरार्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। निरार्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। बच्चों ये वाक्य में
प्रयुक्त होकर अर्थ तो व्यक्त करते हैं पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, हमारे शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। 4 आधार हमारे कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और लास्ट है हमारा अर्थ के आधार पर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया। बच्चों, ये चारों आधार अब हमारे पूरे हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये चारों आधार जो है, शब्दों का जो वर्गीकरण है, जो चारों आधार हैं हमारे, 4 आधार हमारे कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों, मैं आपको आज कुछ गृह कार्य दे रही हूँ इसी चैप्टर से संबंधित। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है तो आप इन शब्दों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य है आज का हमारा। पहला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया था कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो ये हमारे तत्सम शब्द दिए हुए अश्रु, सूर्य, दंत, मुख, ग्रह, चंद्र, नासिका, मयूर, अग्नि, कर, ये हमारे तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं। आपको इनके तद्भव रूप लिखना है। तद्भव रूप क्या होते हैं हमारे? अश्रु मतलब आंसू, सूर्य सूरज। इस तरीके से आपको तत्सम शब्द के तद्भव रूप लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द ये हमारे दिए हुए हैं, हवा, मनुष्य, नभ, आंख, सागर। ये हमारे क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ये हमारे, इनके आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये शब्द दिए हुए, इनके आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे हवा, हवा को हम क्या कहते हैं? वायु और अनिल कहते हैं। इसी तरीके से आपको मनुष्य, नभ, आकाश और सागर का 2 पर्यायवाची लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के 2 उदाहरण लिखने हैं आपको। चौथा है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, ये आपके शब्द दिए हुए हैं, आपको इनके विपरीत या उल्टे या विलोम शब्द कह लो, आपको इनके विलोम शब्द लिखना है। सरल, जय, आदि, इष्ट, एक, दोस्त, खरीदना, सुगम, लिखित, स्वाधीन। ये हमारे विलोम शब्द दिए हुए हैं। अब आपको इनके अर्थ लिखना है या इनके विपरीत अर्थ बताना है। सरल को हम क्या कहते हैं? सरल का विलोम क्या होगा? सरल का विलोम क्या होगा? कठिन। जय का पराजय। इस तरीके से आपको इन विलोम शब्दों के अर्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। मैंने आज आपको गृह कार्य में 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन चारों प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उम्मीद है बच्चों आज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।